Hello guys, welcome back to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. So today I am going to discuss a very important topic, that is methods and machinery for settlement of industrial disputes. So guys, जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पे पार्ट ए था एंड पार्ट बी ये वीडियो है जिसके अंदर मेथड्स एंड मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स मैंने डिस्कस किया है. आई नो ये वाली वीडियो बनाने में और इसे अपलोड करने में मैंने टाइम लिया क्योंकि आई वॉज अ लिटिल बिट बिजी इन माई वर्क शेड्यूल. सो कोई बात नहीं गाइज, अब मैंने ये चीज़ अपलोड की है तो अब मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ. तो प्लीज़ वॉच माई वीडियो वेरी केयरफुली एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो. सो गाइज लेट्स स्टार्ट. ये जो टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगी. ये यूनिट 5 के अंदर आता है जिसके अंदर हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पूरा डिस्कस करते हैं. अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. अब इनके मेथड्स और मशीनरी फॉर सेटलिंग इट डिस्कस करने थे. तो सबसे पहले तो मेथड्स की बात करते हैं, फिर मशीनरी पे आएंगे. तो मेथड्स कौन कौन से होते हैं? मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को मैंने पॉइंट्स में इसलिए लिखा है बिकॉज इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट. जो इसकी मशीनरी पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझाया है. सो लेट्स गेट टूवर्ड्स द टॉपिक. मेथड्स के अंदर फर्स्ट है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर, सेकंड है कोड ऑफ इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन, थर्ड है वर्क कमिटी, फोर्थ है जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, फिफ्थ है जॉइंट काउंसिल, सिक्स्थ है कलेक्टिव बार्गेनिंग, सेवेंथ है लेबर वेलफेयर ऑफिसर एंड एट्थ है ट्राइपार्टाइट बॉडीज. तो अब जो ये है जितने भी मेथड्स यहाँ लिखे हैं इनके बारे में भी अलग से मैं डिस्कस करूंगी बट नॉट इन दिस वीडियो बिकॉज जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अभी के लिए वो था मशीनरी. सो दैट्स वाई मैंने इस पूरी वीडियो को मशीनरी ऑफ सेटलिंग द डिस्प्यूट्स पे कवर करा है. ओके गाइज, तो डायरेक्टली कवरिंग माय मेन टॉपिक दैट इज मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. सो गाइज अगर मैं इसको ब्रॉडली कैटेगराइज करूं सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 main machineries for settling the disputes, and that is conciliation, arbitration and adjudication. Conciliation के अंदर further it is divided into 3 parts or we can say 4th part also because उसके अंदर court of inquiry भी आता है. So conciliation के अंदर आता है work committee, कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन एंड फोर्थ भी जुड़ गया है दैट इज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी. बट मैंने इसके अंदर इसको इंक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि ब्रॉडली ये 3 ही माने जाते हैं. देन कम्स सेकंड आर्बिट्रेशन एंड थर्ड आता है एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन के अंदर भी आते हैं 3 दैट इज लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल. सो गाइज ये तो ओवरऑल एक मैप की तरह मैंने आपको बताया है कि ये ब्रॉडली कैटेगराइज करा है मैंने मशीनरी फॉर सेटलिंग द डिस्प्यूट्स. ऑलराइट, सो गाइज अब इसको हम 1 by 1 पूरा पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा कंसिलिएशन. कंसिलिएशन रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स आर ब्रॉट टुगेदर. कंसिलिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स एक साथ मिलकर बिफोर अ थर्ड पार्टी से पहले ही एक दूसरे के साथ मिलकर डिस्कस करते हैं, रिकंसाइल करते हैं अपने डिफरेंसेस को और एक एग्रीमेंट पर अराइव होने की कोशिश करते हैं म्यूचुअल कंसेंट के द्वारा. इसके अंदर क्या होता है कि व्हाट हैपेंस दैट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय कम, देन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर कम, दे सिट टुगेदर, दे डिस्कस टुगेदर, दे रिकंसाइल देयर डिफरेंसेस टुगेदर एंड दे जस्ट वांट टू कम टू अ म्यूचुअल कंसेंट कि एक म्यूचुअल कंसेंट हमारे बीच में हो जाए. थर्ड पार्टी क्या करती है इसमें? वो फैसिलिटेटर एक्ट करती है. इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं कंसिलिएशन ऑफिसर्स को और बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो. ठीक है, अब कंसिलिएशन का अगर मोटा मोटा प्रोसेस देखा जाए सो इट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय, दे डिस्कस, दे रिकंसाइल देयर डिफरेंसेस, म्यूचुअल कंसेंट पर आते हैं और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करते हैं. ऑलराइट गाइज, तो ये कंसिलिएशन का ब्रॉड मीनिंग है. अब इसके अंदर भी 3 चीजें मैंने अभी आपको बताई थी. तो पहला आता है वर्क कमिटी. वर्क कमिटी क्या होती है? वर्क कमिटी एक ऐसी कंसल्टेटिव बॉडी है, एक ऐसी एडवाइजरी बॉडी है जो कि कंसिलिएशन के अंदर ही आती है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 हैज प्रोवाइडेड लॉ फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कमिटी. ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जब बना था 1947 में तो उन्होंने ये चीज लेकर आए कि एक वर्क कमिटी होनी चाहिए. और अब ये जो वर्क कमिटी है ये उन फैक्ट्रीज पर एप्लीकेबल होती है जहां 100 या 100 से ज्यादा वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं. अब ये करती क्या है वर्क कमिटी? प्रमोट द मेजर्स फॉर सिक्योरिंग गुड रिलेशंस अमंग एम्प्लॉयर एंड वर्कर, मीट एटलीस्ट वंस इन अ 3 month. वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में मीटिंग होती है 3 महीने में कम से कम एक बार.
प्रोग्रेस रिपोर्ट इज नीड टू बी सबमिटेड टू कंसर्न कंसिलिएशन ऑफिसर, और उसकी जो रिपोर्ट होती है वो कंसिलिएशन ऑफिसर को सबमिट करना बहुत जरूरी है। तो वर्क कमेटी अगर आप कोई पूछता है तो उसमें आप क्या क्या याद रखेंगे? इट इज एन कंसल्टिव बॉडी, इट इज एन एडवाइजरी बॉडी, इट इज एप्लीकेबल वेयर 100 or more workers are employed, and they need to be meet in 3 months. All right. Then comes second, conciliation officer. Central and state government appoints conciliation officer by notification in the official gazette. जो official gazette होता है उसमें अपना notification देके central और state government conciliation officer को appoint करते हैं। इसके अंदर क्या क्या ड्यूटीज आती है? कंसिलिएशन ऑफिसर की क्या ड्यूटी होती है? वो कंसिलिएशन मीटिंग्स लेता है, डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करता है, रिपोर्ट भेजता है डिस्प्यूट को सेटल करने के बाद, या जो भी जैसी भी रिपोर्ट होती है वो तुरंत एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पे जाती है। इन केस अभी भी अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे, अगर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है तो वो और तब भी उनको रिपोर्ट उनको देनी पड़ती है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, एंड देन वो चाहती है कि वो इन्फ्लुएंस करे, परसुएट करे पार्टीज को कि वो एक म्यूचुअल कंसेंट पर पहुंचे। तो ये सारे काम कंसिलिएशन ऑफिसर के होते हैं। अब जो कंसिलिएशन ऑफिसर होता है उसको डिस्प्यूट सेटल करना और रिपोर्ट सबमिट करना एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, उसकी एक टाइमलाइन है, उसको वे 14 दिन के अंदर अंदर करना होता है। सो कंसिलिएशन ऑफिसर हैज बीन गिवन द टाइम पीरियड ऑफ 14 days टू सेटल द डिस्प्यूट and to submit the report to the appropriate government. If the dispute is not settled, then other machineries will also help to solve the dispute. 14 दिन के अंदर अंदर उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है एजी को, जो कि है appropriate government को। अब चाहे डिस्प्यूट सेटल होता है तो करनी ही है, नहीं होता है देन ऑल्सो दे हैव टू सबमिट द रिपोर्ट, सो दैट अगर appropriate गवर्नमेंट ये केस किसी और को देना चाहते हैं तो वो इसे हायर अथॉरिटी पे दे सकते हैं। तो वर्क कमेटी के बाद कंसिलिएशन ऑफिसर आता है, अगर वो भी नहीं कर पाता है तो आता है हमारा बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन एक ऐसी एडॉक बॉडी है जो कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ही कॉन्स्टिट्यूट की है। ये कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है? एज यूजुअल नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। अब बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन में एक इंडिपेंडेंट चेयरमैन होता है और मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कौन कौन होते हैं? 2 या 4 इक्वल मेंबर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स बोथ पार्टीज, लाइक एम्प्लॉयर ऑल्सो एंड एम्प्लॉई ऑल्सो। अब BOC दैट इज बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन को भी एक टाइमलाइन प्रोवाइड करी गई है कि इतने महीने के अंदर अंदर आपको भी सबमिट करनी है रिपोर्ट, अगर आप सेटल कर पाते हैं तो या नहीं। तो इनको क्या दी गई है? दे आर गिवन द टाइम पीरियड ऑफ 2 months। 2 months के अंदर अंदर उनको डिस्प्यूट या तो सेटल करना है, नहीं तो नहीं होता है तो भी सबमिट करनी है अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को। अगर इट्स नॉट सेटल्ड देन गवर्नमेंट को भी पब्लिश करनी पड़ती है वही रिपोर्ट 30 days में। मतलब कि अगर बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन सेटल करने में अगर वो सक्सेस रही तो ठीक है, अगर नहीं भी रहती हैं तो उन्हें वही की वही रिपोर्ट एज इट इज गवर्नमेंट को देनी होती है और गवर्नमेंट को एज इट इज पब्लिश करनी पड़ती है वो 30 days में। ऑलराइट, अब ये तो होता है हमारा कंसिलिएशन के अंदर। अब जो हमारा आता है इसके अंदर बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के बाद जो मैंने चौथा बताया था वो था कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के क्या अंदर होता है? वही इंडिपेंडेंट चेयरमैन एंड रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ऑफ बोथ द पार्टीज। इसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ जाता है, पहले 14 दिन का था, फिर 2 महीने का हुआ, अब हुआ 6 महीने का। ये जो गाइज मैंने बोल्ड करे हुए हैं ना मंथ्स और डेज, ये एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम्स में। ऑलराइट गाइज, सो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को कितना टाइम पीरियड दिया जाता है? 6 महीने दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। सेकेंड हमारा जो मशीनरी आती है वो आर्बिट्रेशन आती है। आर्बिट्रेशन इज अ मीन्स ऑफ सिक्योरिंग एन अवार्ड ऑन अ कॉन्फ्लिक्ट इशू बाय रेफरेंस टू अ थर्ड पार्टी। तो कंसिलिएटर में क्या होता था? वो सिर्फ असिस्ट करता था कि एक सेटलमेंट पे आ जाए, बट आर्बिट्रेटर क्या करता है? वो दोनों पार्टीज के डिस्प्यूट्स और उनके ग्रीवियंसेस को लिसन करता है और फिर एक जजमेंट देता है। देयर इज नो प्लेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज इन अवार्ड्स इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन। ये एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। अब आर्बिट्रेटर के फंक्शन क्या होते हैं? आर्बिट्रेटर क्या करता है? दोनों ही पार्टी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जजमेंट को उनके ग्रीवियंसेस को लिसन करता है और उसके बाद अपने जजमेंट पर पहुंचता है। इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज एंड इट इज अ इनफॉर्मल टाइप ऑफ प्रोसेस एंड इट इज फ्लेक्सिबल। कंसिलिएशन जैसा नहीं है, थोड़ा सा इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ प्रोसेस है। तो ये आपका आर्बिट्रेशन है। आर्बिट्रेशन के अंदर और फर्दर मेथड्स नहीं है, इसलिए आर्बिट्रेशन इज सेल्फ अ क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। अगर हम थर्ड पे आते हैं वो है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन ये होती है अल्टीमेट लीगल रेमेडी। इसके बाद तो कोई भी और रेमेडी नहीं आती है।
फिर यही बचता है एंड में, पहले हम कंसिलिएटर को लाते हैं, मीडिएटर को लाते हैं, फिर हम आर्बिट्रेटर को लाते हैं कि मतलब इनफॉर्मल तरीके से उसको हम सॉल्व कर सके। जब ये दोनों नहीं हो पाते हैं तो लास्ट कहते हैं ना, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, वो जो हमारे पास बचता है वो बचता है कोर्ट में जाना, और उसको हमने यहाँ नाम दिया है एडजुडिकेशन का। दिस इज द लीगल रेमेडी, दिस इज द अल्टीमेट लास्ट रेमेडी। ठीक है, एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक लीगल अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट की जाती है, उसका इंटरवीन करना उन दोनों पार्टीज की ग्रीवियांसेस और सेटलमेंट करवाना। ये बहुत, अब ये जो हम लोग सेटलमेंट लेते हैं, चुनते हैं, चूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है, क्योंकि इस केस में अब या तो वो पार्टी जीतेगी या ये पार्टी जीतेगी, यहाँ पर सेटलमेंट होना जरूरी ही है, इट्स मैंडेटरी। इसके अंदर कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज आती हैं? लेबर कोर्ट आता है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल आता है और नेशनल ट्रिब्यूनल आता है। तो सबसे पहले जो नीचे आता है, फर्स्ट बेसिक लेवल पे आता है, वो हमारा लेबर कोर्ट है। लेबर कोर्ट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं गाइस। इसमें होता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन निकालती है ऑफिशियल गैजेट में कि उनको वन और मोर लेबर कोर्ट्स की इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के मैटर्स को रिलेट जो है उनको सेटल करने में जरूरत है, जो कि सिर्फ स्पेसिफाइड है सेकंड शेड्यूल। याद रखिए गाइस, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेकंड शेड्यूल में जितने भी टॉपिक्स या मैटर्स रिलेटेड इश्यूज हैं वही लेबर कोर्ट सॉल्व करेगी। उसके अंदर क्या क्या आता है? डिसमिसल और डिस्चार्ज और ग्रांट ऑफ रिलीफ टू वर्कमैन रॉन्गफुली डिसमिस्ड, illegality or otherwise a strike or a lockout, या withdrawal of any concession or privileges, किसी को गलत तरीके से ऑफिस से निकाल देना, या फिर गलत तरीके से स्ट्राइक करना या लॉकआउट करना, या किसी गलत तरीके के प्रिविलेज उठाना, वो सब और बाकी जितने भी मैटर्स या इश्यूज हैं जो सेकंड शेड्यूल में दे रखे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के, वो सब कौन हैंडल करता है? लेबर कोर्ट। सेकेंड हम आते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। अगर लेबर कोर्ट पे भी बात नहीं बनती है, फिर हमारा आता है उससे थोड़ा ऊपर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। इसमें भी जो गवर्नमेंट होती है वो नोटिफिकेशन निकालती है गैजेट में, जिसके अंदर उनको एक या एक से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की ज़रूरत होती है। और मैटर्स कौन से रिलेटेड करते हैं ये गाइस मैटर्स जो है लिखे हैं ना इसमें, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि स्पेसिफिक मैटर्स के लिए स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल्स और कोड्स बनाए हुए हैं। तो अब इनमें कौन कौन से मैटर से रिलेटेड बात होती है? इसमें वेजेस से रिलेटेड बात होती है, आवर्स ऑफ वर्क से रिलेटेड बात होती है, लीव्स विद वेजेस एंड हॉलीडेज से रिलेटेड होती है, बोनस, रूल ऑफ डिसिप्लिन, रिट्रेंचमेंट हो गया, ले ऑफ हो गया किसी वर्कमैन का, इन सब चीज़ों से बात अगर कोई रिजॉल्व करनी है, ग्रीवांस किसी का, किसी के कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है, तो उसमें हम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का साथ देंगे। ऑल राइट, उसमें हमारे को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल हेल्प करेगी। सो गाइज, दिस इज इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। देन कम्स द फाइनल एंड द अल्टीमेट रेमेडी, दैट इज नेशनल ट्रिब्यूनल रिलेटेड टू नेशनल मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस फॉर द होल कंट्री। इसके अंदर क्या आता है? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, नोटिफिकेशन डालती है ऑफिशियल गैजेट में, जिसके अंदर मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस आते हैं। दैट मीन्स दैट इज अफेक्टिंग द होल कंट्री एंड द होल कंट्रीज इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस। या फिर मैटर्स विच आर ऑफ नेचर सच एज इंडस्ट्रीज इन मोर देन वन स्टेट, एक से ज्यादा स्टेट के अंदर वो इंडस्ट्री है और वो उसका जो आउटकम होगा वो एक से ज्यादा स्टेट को अफेक्ट करेगा उस डिस्प्यूट के आउटकम को, इसलिए उसके अंदर नेशनल ट्रिब्यूनल का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है गाइस, तो गाइस जो मैंने आपको सेटलमेंट बताया वो मैंने बताया, सबसे पहले आपको बताया कंसिलिएशन बताया, फिर आर्बिट्रेशन बताया, फिर फाइनल एडजुडिकेशन बताया। तो गाइज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने अपनी स्लाइड में कुछ वर्ड्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, उनको आप गाइज बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज दैट कम्स इन यूजीसी नेट एग्जाम्स। ऑल राइट गाइज, सो आई गेस आपको ये पूरा मशीनरी और सेटलमेंट समझ में आया होगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड मैं आगे भी अभी बहुत सारी वीडियोस बनाने वाली हूँ। प्लीज़ कमेंट कि कौन सी आपको टॉपिक्स में प्रॉब्लम है जिसकी मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उसकी आई मेक श्योर कि आई डेफिनेटली मेक दैट एंड आई अपलोड दैट वीडियो। एंड टिल देन, थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। दिस इज महिमा signing off from the video. Goodbye.